गुड मॉर्निंग। ओके, ये जो हमारा क्लास है वो ट्रैफिक रूल सिग्नल्स वगैरह का जो एक सेक्शन बचा हुआ था आपका एमिशन स्टैंडर्ड्स, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि भारत में क्या अलग अलग चरण रहा है, क्या क्या अलग स्टेजेस रहे हैं उत्सर्जन के मानकों को निर्धारित करने के लिए या इमिशन स्टैंडर्ड को जो है डिसाइड करने के लिए। तो इसको जो है हम वन बाय वन जो है बात करेंगे कि कौन कौन से जो है हमारे यहाँ जो इमिशन स्टैंडर्ड्स है वो सेट किए गए हैं, क्या इसके रेगुलेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एमिशन होता क्या है? बेसिकली जो है उत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो एमिशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी एयर में जो पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें, तो वायुमंडल में उनकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन या प्रति मिलियन भागों द्वारा मापा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में किस तरह से जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। क्योंकि देखो हर बहुत सारे गैसों का जो है हमारे यहाँ मिश्रण है, ठीक है। जो वायुमंडल है हमारे यहाँ का वो बेसिकली जो भी अलग अलग गैसेस हैं उसका जो है मिश्रण है। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से जो है एयर में फैलेगा, उसके पार्टिकल्स के साइज क्या होंगे, उसके कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा और पर मिलियन में उसका भाग कितना होगा, इसका एक तरह का मेजरमेंट होता है जो हमारा इमिशन है वो। जनरली जो है इमिशन जब भी होता है या उत्सर्जन जब होता है, खास करके जो व्हीकल्स का उत्सर्जन होता है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वहां पे रिलीज होती है, जो कि हमारे वायुमंडल को खराब करता है, उसके सिचुएशन को खराब करता है, उसके एक तरह से ब्रीदिंग कंडीशन को खराब करता है, ठीक है। अब जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस जब रिलीज करती है तो उस केस में बहुत सारे ग्रीन हाउसेस गैसेस होते हैं, जैसे जल वाष्प है जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। तो ये जो वेपर है वो बेसिकली H2O का ही फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है जिसको N2O बोलते हैं। अब ये सबको थोड़ा सा लिखने का तरीका ऐसा है ना, आप लोग जानते ही हो, ये प्रिंटिंग में ऐसा आ गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको हम HFC गैस बोलते हैं, ये भी रिलीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस में। पर फ्लोरोकार्बन, हालांकि इनका जो अमाउंट है वो बहुत कम रहता है, लेकिन पर फ्लोरोकार्बन भी होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 बोलते हैं इसको। ये सारे ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जो कि आपके वायुमंडल में जाता है और जो हमारे ब्रीदिंग कंडीशन को जो है धीरे धीरे जो है वो सेवियर बनाते जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उत्सर्जन का या इमिशन का बेसिकली मतलब यह है कि व्हीकल्स के द्वारा जो भी गैसेस रिलीज किया जाता है एयर में, और एयर में जो भी अलग अलग जो गैसेस होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है या उसके पर मिलियन जो पार्ट्स है वो इंक्रीज होते जाता है, उसको बेसिकली हम उत्सर्जन या फिर इमिशन कहते हैं। क्या बोल रहे हो यार? क्लोरोफ्लोरो होता है या पर, देखो यार पर फ्लोरोकार्बन भी होता है, हालांकि HFC भी होता है और CFC भी होता है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, शायद वो मिस हुआ है। CFC गैस भी होता है यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रस ऑक्साइड के बाद में HFC है, CFC है और इसको पर फ्लोरोकार्बन भी होते हैं, इसको PFC कहते हैं। तो इसके ये सीरीज में चलता है। आप ये बोल सकते हो कि HFC, CFC और PFC, ये सब जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस में है SF6, ठीक है। HFC भी है, CFC भी है, लेकिन जनरली एग्जाम वगैरह में हम CFC को ज्यादा सुनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह से जो है इमिट होता है उसको। चलो, इस वृद्धि के कारण भारत 2021 में चीन और अमेरिका के बाद ग्रीन हाउस गैसेस में CHG गैसेस CHG गैसेस में GHG गैसेस में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक या इमिटर बन गया है, ठीक है। मतलब कि दुनिया में जितने भी हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशन है उसको लेकर के पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग फैला हुआ है। और अगर इसका हर साल जो है
मीटिंग होता है जिसमें ये टारगेट रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को जो है धीरे धीरे कम किया जाए। भारत ने भी जो है 2050 तक जो है नेट जीरो का टारगेट रखा है। इसका मतलब ये है कि भारत 2050 तक का जीरो कार्बन देश बन जाएगा, और ये अलग अलग देशों ने अपने अपने जो है इस तरह से जो है उसको रखा हुआ है, ठीक है, टारगेट रखा गया है। यहाँ पर जो है भारत ने 2021 में, अगर हम 21 के रिपोर्ट को हम एक प्रेफरेंस के तौर पे लें, तो पहला नंबर पे है जो इमिशन सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो चाइना है, देन अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे आता है भारत। तो भारत का रैंक क्या है, थर्ड रैंक में है अगर हम इमिशन की बात करें तो। इसने 3.9 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया, जो कि वैश्विक कुल का लगभग 7% है। फिर भी भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस, जिसको पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बोलते हैं, तो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वैश्विक औसत या जो ग्लोबल एवरेज है उससे काफी नीचे है, जो कि केवल 2.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन है। ठीक है, कितना है, 2.8 टन। और अगर हम टोटल की बात करें तो 3.9 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो है ग्लोबल का जो है 7% जो है भारत में इमिशन हो रहा है। अगर हम इसकी तुलना करें अमेरिका से, तो अमेरिका का जो परसेंटेज है वो क्या है, 9.6 और 17.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन था। अच्छा, इससे अगर कंपेयर करें तो पहला पे क्या है, यूएसए है जो कि 17.6 टन है। उसके बाद में चाइना है जिसका 9.6 है, और अगर हम भारत की बात करें तो ये 2.8 टन का जो है इंडिया का इमिशन हो रहा है। तो ये थर्ड रैंक में है इस हिसाब से देखा जाए तो। चलो, ये हो गया बेसिक चीज। अब इसमें देखो क्या चीजें मैंने आप लोग को समझाना चाह रहा था। पहले तो ये एक चीज ये है कि बेसिकली एमिशन होता क्या है। जनरली एमिशन में जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो एमिट होते हैं। हमें यहाँ पर व्हीकल के कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेस मानना है, स्टैंडर्ड मानना है, इसी की बात हो रही है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में स्पेशली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, तो टोटल इसमें भारत का जो इमिशन का जो रैंक है वो तीसरे नंबर पे है। भारत उत्सर्जक है तीसरे नंबर में, चाइना और अमेरिका के बाद में। ठीक है, कितना ग्रीन हाउस गैस जो है इमिट कर रहा है, तो यूएसए 17.6 टन पर कैपिटा, ठीक है, और चाइना जो है 9.6 टन, और भारत जो है 2.8 टन के बराबर जो है एमिट कर रहा है पर कैपिटा CO2 गैस। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति जो एक CO2 गैस है, ग्रीन हाउस गैस के अंदर में सिर्फ CO2 की बात हो रही है ना यहाँ पे, और CO2 को ही कंसिडर किया जाता है व्हीकल एमिशन के कंडीशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्हीकल एमिशन क्या होता है। तो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि क्या वे प्रत्यक्ष टेल पाइप उत्सर्जन हैं जो कि पारंपरिक वाहनों में ईंधन के दहन से बनते हैं, या क्या वे वायुमंडल में गैसीय प्रतिक्रियाओं के अप्रत्यक्ष उप उत्पाद हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा वेहिकुलर जो इमिशंस होता है वो या तो सीधे जो है कंबस्चन की वजह से जो है जो इंजन होता है हमारा, वहां से जो जितने भी हमारे तेल यूज होता है, चाहे डीजल हो चाहे वो आपके पेट्रोल हो, उसकी वजह से डायरेक्टली उसमें उत्सर्जित हो रहा है, उसकी बात कर रहा है, या फिर वो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है इमिशन जो है वहां पर कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी जो हो सकता है। तो यहाँ पर वाहन उत्सर्जन का मतलब यह कि वाहनों से या तो डायरेक्टली उसके पेट्रोल या डीजल के कंबस्चन की वजह से जो है वहां पे इमिशन हो रहा है, या फिर इनडायरेक्टली जो है गैसेस अलग अलग ईंधन के रूप में यूज हो रहा है। सिर्फ वाहनों के लिए नहीं, अलग अलग तरह के जो फ्यूल्स यूज हो रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, उनसे भी जो है उत्सर्जन होता है। तो वेहिकुलर का मतलब यहाँ पे सिर्फ वाहनों से डायरेक्टली जो इमिट होता है उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी वहां पर जाने की वजह से यहाँ वहां पे जो चल रही है और ये जो है डीजल या पेट्रोल यूज कर रहा है एज ए फ्यूल, और वहां पर जो एमिशन हो रहा है उसको हम वेहिकुलर उत्सर्जन बोलते हैं। बाकी जो है इंडस्ट्रीज से भी हो सकता है, इंडस्ट्री में यूज होने वाले गैसेस से हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए जो है जितने भी फ्यूल वगैरह यूज किए जा रहे हैं उससे भी उत्सर्जन हो सकता है। लेकिन वैक्यूलर इमिशन में सिर्फ उसी एरिया को बात किया जाता है जो कि सीधे सीधे जो है वहां पर टेल पाइप उत्सर्जन जिसको कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली वाहनों के चलने से उत्सर्जित होती है। emissions from a typical passenger vehicle
ये वही चीज है जो इसके पहले मैंने बताया। जनरली जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पैसेंजर व्हीकल एमिट्स करते हैं वो 4.6 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। एक साल में जो है एक पैसेंजर व्हीकल कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता है? 4.6 मीट्रिक टन जो है एक साल में एक टिपिकल पैसेंजर व्हीकल जो है इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है emit करता है। दिस नंबर कैन वेरी बेस्ड ऑन द व्हीकल्स फ्यूल्स, फ्यूल इकोनॉमी एंड द नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन पर ईयर, या फिर माइल्स बोल सकते हो या किलोमीटर बोल सकते हो। तो ये वेरी करेगा कि व्हीकल का फ्यूल किस टाइप से है, वो डीजल है या पेट्रोल है, फ्यूल की इकोनॉमी क्या है, मतलब किस टाइप का फ्यूल वहां पे मिल रहा है, एंड थर्ड है यहाँ पर कितना किलोमीटर वो पर ईयर जो है उसको ड्राइव किया गया, उस पर भी डिपेंडेंट है। तो ये वेरी करता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। How much tailpipe carbon dioxide is created from burning 1 gallon of fuel? 1 गैलन फ्यूल को जलाने पर 8,887 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इमिट होता है। तो ये कंडीशन है, कई बार ये एग्जाम में आता है। तो जनरली क्या होता है, हमारा जो गैलन होता है वो गैसोलीन से भरा होता है जिसपे हम पेट्रोल या डीजल प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली जो है 1 गैलन जो गैसोलीन होता है उस गैसोलीन से 8,887 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर गैलन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। ये डेटा है एक। दूसरा यहाँ पे ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम गैलन ऑफ डीजल। एक डीजल की अगर हम बात करें, ये पेट्रोल वाला गैसोलीन है ना, यहाँ पर जो है डीजल की अगर हम बात करें तो ये 10,180 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर गैलन जो है इमिट करता है। तो ये दो चीजें याद रखना है, पेट्रोल के केस में 8,887 ग्राम और डीजल के केस में जो है 10,180 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वो पर गैलन जो है इमिट करता है। चलो एक और यहाँ पे डेटा दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेल पाइप कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 किलोमीटर ड्राइव करने पे कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। The average passenger vehicle emits about 240 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में लगभग 250 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। गैलन कितना, देखो यार, गैलन गैसोलीन को अब मेजर करने के लिए अपने आप में एक यूनिट है, और अगर आप इसको लीटर वगैरह में जानना चाह रहे हो तो बेसिकली ये लगभग 4 लीटर के आसपास होता है। आई थिंक 3.7 लीटर के आसपास को 1 गैलन बोला जाता है। तो चलो यहाँ पे इसको नोट कर लो अगर कोई डाउट है तो। 1 गैलन का बेसिकली मतलब यहाँ पे 3.7 लीटर याद रख सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि एक पर्टिकुलर एवरेज पैसेंजर व्हीकल जो होता है, यात्री जो वाहन होता है, वो 1 किलोमीटर चलने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है, इमिट करता है, तो 240 ग्राम जो है इमिट करता है। What is the average annual carbon dioxide emission of a typical passenger vehicle? एक पर ईयर अगर हम बात करें, मतलब कि एवरेज जो एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है एक टिपिकल पैसेंजर व्हीकल, जैसा कि पहले मैंने बताया कि वो किस टाइप का फ्यूल यूज कर रहा है, फ्यूल की कंडीशन क्या है और कितना किलोमीटर वो पर ईयर जो है ड्रिवन करता है, उसके ऊपर से भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो टिपिकल पैसेंजर व्हीकल एमिट्स अबाउट 4.6 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। तो ये एक औसतन जो लिया जाता है वो है 4.6 मीट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर जो है ये रिलीज करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हीकल्स तो एमिट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ग्रीन हाउस गैसेस हो, और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट में हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, एनवायरनमेंट की कंडीशन बढ़े मतलब खराब होगी, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग तरह के जो है हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं।
तो इसको जो है एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए या स्टैंडर्डाइज करने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि उसको मानकीकरण करने के लिए कुछ मानक लाए गए, जिसको बोला जाता है व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड या वाहन उत्सर्जन मानक बोला जाता है। तो उत्सर्जन मानक वायुमंडल में छोड़े गए वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने वाली कानूनी आवश्यकताएं हैं। एक तरह का रिक्वायरमेंट है, कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट है कि जितना भी इमिशन होगा एक वाहन से वायुमंडल में, जो भी पॉल्यूटेंट है उसको लेकर के एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही जो है इमिशन होना चाहिए। उसके लिए जो कानून लाए गए हैं उस कानूनों को हम बोलते हैं वाहन उत्सर्जन मानक या फिर व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड कहा जाता है। कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस ज्यादा होगा तो जो है पॉल्यूशन जो है इंक्रीज कर रहा है, और उसको जो है आप एक व्हीकल के तौर पे है उसको पब्लिक और उसकी वजह से जो है जो भी इश्यूज होंगे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, उत्सर्जन मानक वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? भाई अभी सब अभी आ रही है आवाज? चलो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में चाहिए। ये बड़ा दिक्कत है यार मेरे यहाँ कि अचानक से हिंदी, अचानक से इंग्लिश हो जाता है। देखो यार, मैं वही बात बोलूंगा जो हिंदी वालों के लिए बोला गया था। मुझे इतना हल्ला मचाया गया है इधर उधर में कि मुझे वापस हिंदी करना पड़ा इसको। तो अगर किसी को इशू है कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, तो अगेन मैं जो है आप लोग को बोलूंगा कि मुझे कमेंट कर देना है या ग्रुप में बोल देना, हम लोग इंग्लिश का एक अलग क्लास कर लेंगे, उसमें सिर्फ इंग्लिश वाले होंगे। अब एक ही क्लास बचा है, एक और क्लास होगी इसकी। अदरवाइज हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम यहाँ से खत्म होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है समझो। एक और क्लास होगी जिसमें मैं बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ होगा। यहाँ पे सारी चीजों को फिर से दोबारा ये करना हिंदी में फिर इंग्लिश में, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसके पहले इंग्लिश में कर ही रहा था, फिर अचानक से हिंदी वाले आ गए, फिर अब इंग्लिश में दिक्कत है, तो ये मैं कुछ कर नहीं सकता यार। एक ही लैंग्वेज में हो सकता है, मैं बोल दोनों चीज को थोड़ा बहुत इधर उधर करके बोल रहा हूँ मिक्स करके, ताकि बाइलिंगुअल रख सकूं, है ना। तो यहाँ पे लिखा तो एक ही लैंग्वेज में रह सकता है, सारा चीज मैं भर दूंगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, है ना। और वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश में कोई चाहिए तो आप लोग बता देना, मैं अलग से जो है इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो हम कर लेंगे, जैसा पिछले बार हिंदी के लिए किए थे। मेजोरिटी क्या करे यार, मेजोरिटी, चलो मेजोरिटी है तो ठीक है। मैं अभी आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जो भी इंग्लिश वाले हैं वो क्लास अभी आप लोग लीव कर सकते हो। शाम को मैं अगेन इसका एक क्लास ले लूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं उसमें। या आप चाहो तो कल भी इसको एक बार इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहो। आप लोग फिलहाल तो यही है, तो ये मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो, अगर बोलोगे तो मैं अलग से इंग्लिश में कर दूंगा। बाकी पीडीएफ तो इसका इंग्लिश में भी मिलेगा ही आप लोग को, हिंदी इंग्लिश मिलेगा ही अलग अलग। तो चलो मैनेज कर सकते हो तो देखो। ठीक है, तो मैं कहाँ पहुंचा था? हाँ, व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड जो है बेसिकली एक तरह का लॉ है, एक तरह का रूल्स है जो कि लाया गया है ताकि जितने भी हमारे वाहन हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, वो जो इमिशन होता है उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको एक तरह से लिमिट किया गया है, लिमिटेड किया गया है, ताकि उससे ज्यादा जो है वहां पर किसी भी तरह का इमिशन को रोका जा सके। क्योंकि उससे ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ेगा,
हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ब्रीदिंग कंडीशन में जो है दिक्कतें आएंगी। जैसे दिल्ली के केस में हुआ है, दिल्ली में जो है इतना खराब हालत है कि सांस लेना मतलब वहां एक तरह से मौत है। वहां पे बहुत सारे लोग जो है 7 मिलियन लोग जो है हर साल जो है मरते हैं इसी की वजह से। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाना जरूरी था और इसी स्टैंडर्ड को बोला जाता है व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड। उत्सर्जन मानक विशिष्ट वायु प्रदूषकों की अनुमेय मात्रा पर मात्रात्मक सीमाएं निर्धारित करते हैं जो विशिष्ट समय सीमा में विशिष्ट स्रोतों से जारी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा व्हीकल एमिशन है ये एक लिमिट को, एक मात्रा को, एक मेजरमेंट को लिमिट करता है, सीमाएं निर्धारित करता है कि इससे ज्यादा सीमा, इससे ज्यादा लिमिट नहीं हो सकता। ठीक है। और वो डिपेंड करता है अलग अलग स्रोत से, सोर्सेस से, चाहे वो लाइट व्हीकल हो, मीडियम व्हीकल हो या हैवी व्हीकल हो, उसके हिसाब से अलग अलग लिमिट जो है तय किया गया है और एक टाइम के बाद में उसको बार बार रिवाइज भी किया गया है। इसीलिए आप देखोगे भारत स्टेज के अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम में किस टाइप के व्हीकल्स के लिए कितना लिमिट तय किया जाना है, ये तय होता है व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड के तौर पे। वे आमतौर पर वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने और मानव जीवन की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। बेसिकली ये क्यों किया गया है, ताकि मानव का, इंसानों का हेल्थ जो है, बेसिक जो उनका हेल्थ है वो ठीक रह सके, उसके लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा जो है हमारा जो एयर का पॉल्यूशन का जो कंडीशन है या एयर कंडीशन है, ब्रीदिंग कंडीशन है, उसको ठीक करने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है ये चीज लाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों और देशों में वाहन उत्सर्जन के लिए अलग अलग मानक है। जैसे भारत में ही देखा जाए और यूरोप में देखा जाए तो अलग अलग स्टैंडर्ड अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हालांकि फॉलो तो यूरो को ही किया गया है, भारत के ज्यादातर जो भारत स्टेज वाला जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें, लेकिन फिर भी अलग अलग देश, अमेरिका में आप जाओगे तो अलग टाइप के स्टैंडर्ड है और डिपेंड करता है कि वहां की स्थिति क्या है, वहां का पॉल्यूशन की स्थिति क्या है, वहां के जो एयर क्वालिटी है उसकी स्थिति क्या है, वहां जो फ्यूल्स मिल रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, और सबसे बेसिक चीज होता है वहां की व्हीकल्स का डिजाइन किस टाइप से किया गया है। तो वो डिपेंड करता है कि व्हीकल की क्या इमिशन होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। और इसीलिए अलग अलग स्टैंडर्ड जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में सेट किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें व्हीकल को स्टैंडर्डाइज करने का या स्टैंडर्ड्स बनाने का, जो शुरुआत है वो यूरोपियन यूनियन से ही हुआ है बेसिकली देखा जाए। तो अगर हम बात करें यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड, जहां से भारत का जो, भारत स्टेट जो है इंस्पायर्ड है, उसको अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक तरह का अलग अलग लेवल में, अलग अलग स्टेज में जो है कानूनी ढांचा तैयार किया गया। खास तौर पे जितने भी जो हजार्ड जो एमिशन होते हैं या जो डेंजरस एमिशन होते हैं, विषाक्त उत्सर्जन जिसको कहा जाता है, जिसमें खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है उसके बारे में, या जो सल्फर का इमिशन है उसके बारे में। तो लाइट ड्यूटी वाहन मानकों के लिए चरणों को आमतौर पर यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, 4, 5, 6, 7 के रूप में जाना जाता है। तो अलग अलग टाइम में जो है यूरो 1, यूरो 2 इस तरह से लाया गया है यूरो 6 तक, है ना। और उसके लिए भी अलग अलग जो है व्हीकल्स के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। निम्नलिखित मानकों की एक सारांश सूची, जब वे लागू होते हैं वे किस पर लागू होते हैं और कौन से यूरोपीय संघ के निर्देश मानक की परिभाषा प्रदान करते हैं। तो बेसिकली आप ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यूरो 1 जो है 1992 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बेसिकली जो है पैसेंजर कार को टारगेट किया गया था। ठीक है। इसके बहुत अलग अलग सेक्शन वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ये कहां से कहां तक चल रहा है। जैसे कि यूरो 1 की अगर हम बात करें तो ये 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में जो है इसमें जो पैसेंजर कार्स है और लाइट जो लॉरीज होते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, उसको भी जो है इसमें लाया गया था। ये 1992 की बात है। यूरो 2 में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये स्पेशली जो है पैसेंजर कार के लिए है। और बाद में जो है मोटरसाइकिल को जो है इसमें 2002 के टाइम में जो है इसको इंक्लूड किया गया था। यूरो 3 जो है 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ और इसके लिए सभी व्हीकल्स को इसमें शामिल किया गया, साथ ही साथ मोटरसाइकिल को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। यूरो 4 जो है 2005 में आया, इसके लिए सारे व्हीकल्स को इसमें इंक्लूड किया गया। यूरो 5 2009 में आ गया और स्पेशली बनाया गया था लाइट पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। यूरो 6 जो है 2014 से चल रहा था और लगभग लगभग आप मान के चलो कि अभी जो है यूरो 6 के बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में।
लेकिन यूरो 2007 प्रॉब्ली जो है 2025 तक कंप्लीटली जो है सारे यूरोपियन नेशंस में जो है इसको लागू कर दिया जाएगा, जो कि यूरो 7 के नाम से जो है जाना जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो है 2014 वाला जो यूरो 6 है वो ज्यादातर देशों में फॉलो किया जाता है। इवन जो अलग अलग दूसरे देश हैं वो भी इसी को जो है स्टैंडर्ड मान करके इसको एक तरह से इंस्पायर हैं या इसी को जो है एक तरह से फॉलो करते हैं। तो ये 2014 से इंट्रोड्यूस है लाइट पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यूरो 1 से लेकर के 1992 से लेकर के अब यूरो 7 तक 2025 में शायद तक जो है कंप्लीटली जो है लागू हो सकता है इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड की, तो ये क्या चीज है, क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो क्या होता है भारत स्टेज? बेसिकली भारत स्टेज, जिसका फुल फॉर्म है बीएस का फुल फॉर्म है भारत स्टेज, इसका फुल फॉर्म है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, BSES कहा जाता है इसको। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स है जो वाहनों में प्रदूषण को मापने के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है जो जितने भी व्हीकल्स हैं उसके पॉल्यूटेंट्स को नापने के लिए, मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक तरह का स्टैंडर्ड जो है सेट किया गया है। इसी को बोला जाता है भारत स्टेज। यह वाहन के इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को मापने की एक विधि है। तो हालांकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की ही बात होती है, लेकिन बेसिकली इसमें जो टारगेट रखा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जैसे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसको मापने के लिए इसमें एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का मेथड है जो कि भारत स्टेज के नाम से जाना जाता है। बीएस के आगे लगने वाले नंबर से देखो, कई बार जो है बीएस नंबर जो है ये बताता है कि वो कितना जो है प्रदूषण या कितना जो है पॉल्यूशन जो है वो इमिट कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर होगा उसका जो प्रदूषण का उत्सर्जन है उतना ही कम होगा। तो कई जगह जो है भारत स्टेज जितना ज्यादा है, समझो कि उसका प्रदूषण का जो इमिशन है वो उतना ही कम है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंडीशन है, समझो, है ना। तो BS6 को सबसे कम मात्रा में प्रदूषक तत्व निकालने वाले वाहन के लिए न्यूनतम मानक के रूप में रखा गया है। तो हर एक व्हीकल्स को जो है भारत स्टेज के हिसाब से जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है ना। तो जो भी वाहन वहां पे BS6 वाले टैग वाले होंगे, मतलब कि उसमें पॉल्यूशन के जो एलिमेंट्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो कम होगा, उतना ही कम होगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टैंडर्ड में है या कौन से स्टेज में है। BS स्टेज जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उसका पोल्यूटेंट्स का जो लिमिटेशन है वो कम होते जाएगा या पोल्यूटेंट्स जो है कम होंगे। ठीक है, तो इसको हम न्यूनतम मानेंगे BS6 को। 2000 में इंजन से निकलने वाले वायु प्रदूषण को देखने के लिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड की शुरुआत की गई थी। 2000 में पहली बार जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसे भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है और जलवायु परिवर्तन के तहत जो है CPCB लाया गया था। कई संशोधनों के बाद वर्तमान में छठा स्टेज इस्तेमाल में है। अभी वर्तमान में कौन सा है? भारत स्टेज 6 चल रहा है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यूरोपीय मापदंडों पर आधारित है। जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर देशों के जो मानक है या स्टैंडर्ड है वो सब यूरो से ही इंस्पायर्ड है या उसी पे जो है बेस्ड है। तो जिन्हें आमतौर पे आप यूरो 1, यूरो 3 इस तरह से नाम से जानते हैं, जो इसके पहले मैंने लिस्ट दिया उसी से इंस्पायर्ड है आपके हमारे यहाँ के जो भारत स्टेज है या BS जो है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भारत में अलग अलग स्तर है इसके। पहला जो स्टेज है भारत स्टेज वो 1 अप्रैल 2000 को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बेस्ड था किस पर? यूरो 1 पे। इसके बाद 2001 में BS2 आया, जो कि 2005 में BS3 आया और 2017 में BS4 और 1 अप्रैल 2020 में जो वर्तमान का BS6 लाया गया है वो इनएक्टिव है। भारत स्टेज के तहत विभिन्न स्तरों को लाने के साथ साथ हर स्तर पर गाड़ियों के लिए कुछ मानदंड को तय किया गया था। अब जैसे हर स्टेज के साथ साथ अलग अलग गाड़ियों के लिए ये स्टैंडर्डाइज किया गया या स्टैंडर्ड बनाया गया, ये लिमिटेशन बनाया गया कि उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा, कितना जो है सल्फर इमिट होगा। इस तरह से जो है अलग अलग गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए भी अलग अलग स्टैंडर्ड जो है तय किए गए थे और ये हर स्टेज के साथ में बदलता रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें एक लिस्ट है जिसमें आप ये देख सकते हो कि मानक जो है यहाँ पे दिया गया है और इसको जो है भारत
2000 के नाम से जाना गया, ठीक है, जो कि यूरो 1 से जो है ये इंस्पायर्ड था, इससे जो है संदर्भ लिया गया था या इस पे बेस्ड था। कौन से साल लाया गया? जैसा कि भारत 2000 है तो ये वर्ष 2000 में ही आया, पूरे देश में इसको लागू किया गया था। इसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद भारत स्टेज 2 आया जो कि यूरो 2 से इंस्पायर्ड है ना, और ये 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये 2005 तक अप्रैल तक जो है चला है। शुरुआत में जब ये 2001 में शुरू हुआ तो इसको एनसीआर में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में लागू किया गया। 2003 तक इसको एनसीआर के साथ साथ अलग अलग 13 शहरों में और इसको इंक्लूड किया गया, और 2005 अप्रैल में जो है पूरे देश में जो है नेशन वाइड जो है इसको अप्लाई इंप्लीमेंट किया गया भारत स्टेज 2 को। अगर हम भारत स्टेज 3 की बात करें तो ये यूरो 3 से इंस्पायर्ड है। इसको आसान है याद रखना। ज्यादातर जो स्टेजेस जो है सीधे सीधे यूरो 1, भारत स्टेज जो है पहला है वो यूरो 1 से, भारत स्टेज 2 है वो यूरो 2 से जो है इंस्पायर्ड है। अगर हम भारत स्टेज 3 की बात करें तो ये यूरो 3 से बेस्ड है, और ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल में, ठीक है। और इसमें जो है एनसीआर 13 शहरों में जो है इसमें लागू किया गया। बाद में 2010 तक आते आते इसको राष्ट्रव्यापी लागू किया, क्योंकि देखो यार 2005 से शुरू किया गया था और 2010 तक चला है ये। इस बीच में बहुत सारे शहरों को लाते लाते पूरा नेशन वाइड जो है यूरो 3 पे बेस्ड जो है भारत स्टेज 3 जो है लागू कर दिया गया। अगर हम बात करें कि भारत स्टेज 4 में, तो ये यूरो 4 पे बेस्ड है और ये 2010 से इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 तक चला। शुरुआत में जो है एनसीआर और 13 शहरों में जो इसको इंप्लीमेंट करके देखा गया, 2017 आते आते जो है नेशन वाइड जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया। भारत में भारत स्टेज 5 के बजाय भारत स्टेज 4 के बाद सीधा सीधा भारत स्टेज 6 लागू किया गया, यूरो 6 पे जो बेस्ड है, और ये जो है 2017 से हालांकि जो है इसको बोला जाता है, लेकिन अप्रैल 2004 से जो है लगभग इसको राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड जो है इसको लागू किया गया। अब अगर हम वन बाय वन जो है इसमें देखें तो क्या बातों को ध्यान में रखा गया था। पहले अगर हम बात करें भारत स्टेज फर्स्ट की या BS1 की, तो ये देश का पहला उत्सर्जन मानदंड है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ सकता है कि भारत स्टेज कब जो है लाया गया, तो 2010 में जो है 2000 में लाया गया, जो कि नाम से ही क्लियर है। और दूसरा ये पूछ सकता है कि पहला उत्सर्जन मानदंड या जो इमिशन स्टैंडर्ड है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, भारत स्टेज 1 किस से इंस्पायर्ड है बोल सकते हैं, तो यूरो 1 से इंस्पायर्ड है ना। और एक चीज और ध्यान में रखना है, इसमें जनरली जो है ये वाला पोर्शन भी पूछता है कि कितने जगह में जो है इसको लागू किया गया। तो याद रखना है कि कौन सा जो है राष्ट्रव्यापी हुआ और कब तक हुआ। पहले एनसीआर और 13 सिटीज वाला जो है सिस्टम शुरू में लागू किया गया था, तो याद रखना है इस चीज को कि कौन से क्षेत्र में इनिशियली जो है लागू किया गया इसको। ओके, इसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया वो अलग अलग यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है 2.72 ग्राम पर किलोमीटर, ठीक है। ये ग्राम की बात हो रहा है ना, 2.72 किलोग्राम ग्राम पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन, और 0.97 ग्राम किलोमीटर हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती थी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लाइट दिया, एक वो दिया गया है, चार्ट दिया दिया है, इसमें अलग अलग व्हीकल्स को दिया गया है। जैसे लाइट ड्यूटी व्हीकल में है टू व्हीलर्स के लिए, और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स डीजल के लिए, एक पेट्रोल के लिए है, दूसरा डीजल के लिए है। तो जनरली ज्यादातर जो भारत स्टेज 1 में जो लागू किया गया वो तीनों कैटेगरी में जो है लागू किया गया। तो जैसे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2.72 ग्राम पर किलोमीटर इसका लिमिटेशन है, उससे ज्यादा होगा तो गाड़ी जो है इस स्टैंडर्ड को या इस स्टेज को फॉलो नहीं कर रहा है और उसको जो है अनहेल्दी बोला जाएगा, या भारतीय सड़कों के लिए उसको ठीक नहीं माना जाएगा, है ना। टू व्हीलर्स के लिए 2 ग्राम पर किलोमीटर जो है इसको सेट किया गया लिमिट को, और लाइट ड्यूटी व्हीकल डीजल वाले के लिए 2.72, जो कि सिमिलर है पेट्रोल की तरह, उतना ही रखा गया है इसके लिए भी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के लिए, देखो हाइड्रोकार्बन ग्राम पर किलोमीटर के लिए अलग से नहीं रखा गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए अलग से नहीं रखा गया। पर्टिकुलेट जो मैटर होता है उसके लिए, पर्टिकुलर मैटर जो जनरली जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे नहीं रखा गया है कुछ भी स्टैंडर्ड। सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक साथ जो इमिशन है उसको रखा गया है 0.97 ग्राम पर किलोमीटर पेट्रोल के लिए, और सिमिलर डीजल के लिए है, सिमिलर टू व्हीलर के लिए जो है 2 है। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस आपको 2 ही डेटा यहाँ पे याद रखना है। हाँ,
जो डीजल वाले हैं उसके लिए पीएम जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसको पर्टिकुलेट मैटर पार्टिकल बोलते हैं, उसको जो है यहाँ पर 0.14 से लेकर के 0.25 तक का जो पार्टिकल वो है मैटर है, उसके लिए इसको लिमिट किया गया था डीजल के लिए, है ना। लेकिन खास तौर पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। और इसको आपको हर हाल में याद रखना ही है। ऐसा नहीं है कि हर एक डेटा को कौन याद रखेगा, बाकी बीच के डेटा भूल जाओ, लेकिन भारत स्टेज फर्स्ट का डेटा कंपलसरी है याद रखना, और भारत स्टेज 6 के डेटा भी कंपलसरी है याद रखना। ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट और लास्ट को या लेटेस्ट को याद रखना कंपलसरी है। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, तो इसको BS2 कहा जाता है। ये 2001 से जो है 2010 के बीच में जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया अलग अलग टाइम में, ठीक है। तो याद रखना है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो ये वाला सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पहला है वो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, और BS2 है वो 2001 से लेकर बीच में 2003 में आया, जिसमें और ज्यादा शहरों को जोड़ा गया, फिर 2005 तक वो चला। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो है ये 2005 से 2000 बीच में जो है इसमें आया था आपका, एक सेकेंड ना, ये 2005 है, तो इसको एडिट करना पड़ेगा, तो बाद में मैं इसको देखता हूँ, है ना, इसको आपको कर लेना। तो 2001 से लेकर के 2003 और 2005 में जो है इसके स्टैंडर्ड नेशन वाइड हो गए थे। तो यहाँ पर BS2 के तहत इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन को चेंज किए गए थे। जैसे कि इस स्टेज में जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको जो है 2.2 कर दिया गया, और 2.2 से 5 जो है ग्राम पर किलोमीटर जो है इसको पेट्रोल इंजन के लिए, लाइट ड्यूटी के लिए इसको रखा गया। जो टू व्हीलर पहले 2 था उसको कम करके 1 पॉइंट जो है 5 किया गया, ठीक है। और यहाँ पे लाइट ड्यूटी के लिए इसको भी एज इट इज नहीं रखा गया पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए इसको 1 से लेकर के 1.5 ग्राम पर किलोमीटर इसको रखा गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको कम किया गया है। उसी तरह से हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए जो है यहाँ पे जो पहले 0.9 तक था, इसको कम करके 0.5 से लेकर के 0.7 किया गया। सिमिलरली जो टू व्हीलर था इसको लिए 2 था पहले, इसको 1.5 किया गया, और इसको जो है 0.97 था उसको अगेन जो है यहाँ पे डीजल के लिए 0.7 से लेकर के 1.2 तक जो है लिमिटेड किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के पहले के मुकाबले भारत स्टेज 2 तक आते आते इन मानदंडों में चेंज किया गया और कमी लाई गई, ताकि हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके पिछले स्टेज के मुकाबले, ठीक है। तो दो डेटा आप याद रख सकते हो, 2.2 ग्राम और दूसरा है 0.5 ग्राम किलोमीटर ग्राम पर किलोमीटर यहाँ पे किया गया है ना। और चाहो तो आप चार्ट को देख करके डिटेल में भी याद रख सकते हो। चलो एक चीज और यहाँ पे रखा गया है कि ईंधन में सल्फर की मात्रा को 500 ppm तक जो है यहाँ पे किया गया, ठीक है। पार्टिकल पर मैटर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सल्फर की मात्रा को 500 पार्टिकल पर मैटर तक सीमित किया गया, मतलब किसी भी हाल में ईंधन में सल्फर की मात्रा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस स्टेज में आने से कार निर्माता कंपनियों को कार्बोरेटर में जरूरी बदलाव करने पड़े थे, क्योंकि सल्फर जो है वहां पर एक बोलना चाहिए कि रोल अदा किया। और कार्बोरेटर जो यूज होता था जो भी व्हीकल से पहले के इस केस में, यहाँ पर उसमें जरूरी बदलाव करने पड़े थे, ताकि जो है इस चीज को कंट्रोल किया जा सके, ताकि सल्फर में 500 ppm से ज्यादा ना हो। ये लिमिटेशन इसमें पहली बार किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि सल्फर के लिमिटेशन को कौन से स्टेज में इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा BS2 में, जब सल्फर के लिए भी एक लिमिटेशन लाया गया था, जो कि BS1 में नहीं था, है ना। जो मिसिंग था BS1 में, वो BS2 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी एक चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है। थर्ड अगर हम बात करें, तो भारत स्टेज 3 में जो है बहुत सारी बातें कही गई, और जो कि स्पेशली जो है यूरो जो 3 है उससे इंस्पायर्ड है, और ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया, और 2010 तक आते आते ये नेशन वाइड हुआ था। तो भारत स्टेज 2 के दौरान प्रदूषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए बनने वाले वाहनों के लिए 2005 में भारत स्टेज 3 लाया गया।
यह स्टेज भी 2010 तक चला। इसमें यह स्टेज 2010 तक चला और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 2.3 ग्राम पर किलोमीटर किया गया। तो देख सकते हो कि जो पहले था उसमें फिर से चेंजेस किया गया, जो कि इसमें हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन वाला में था, ये क्या था 0.5 था, इसको और कम करके 0.35 ग्राम पर किलोमीटर डिस्चार्ज तक इसको कर दिया गया। मतलब अब इससे इमिशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी स्टेज में डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं पर भी लगाम कसी गई थी। इसके पहले ज्यादातर डीजल इंजन में क्या होता था ना, धुएं बहुत ज्यादा निकलते थे, तो उसके लिए भी जो है स्टैंडर्डाइज किया गया और डीजल मॉडलों के लिए 0.6 ग्राम पर किलोमीटर का चरम कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.5 किलोग्राम 0.50 ग्राम किलोमीटर का नाइट्रस ऑक्साइड और 0.56 ग्राम किसी का किलोमीटर का हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन मानक तय किया गया। तो अब आप देख सकते हो कि स्टेज 3 में आते आते हर एक के लिए अलग अलग हो गया। तो ये पहली बार हुआ जब हाइड्रोकार्बन के लिए अलग स्टैंडर्ड रखा गया, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए अलग रखा गया, और एक साथ जो आता था हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड उसके लिए पहले से ही था ये। तो आप देख सकते हो कि ये पहली बार हुआ बीएस स्टेज 3 में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही साथ हाइड्रोजन का अलग स्टैंडर्ड लिमिट लाया गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड का अलग लाया गया। पीएम पार्टिकल्स के लिए, पेट्रोल के लिए भी लाया गया था, जो कि इसके पहले सिर्फ डीजल व्हीकल्स के लिए होते थे। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि ये जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के इंडिविजुअल लिमिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे लाइट ड्यूटी व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल के इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन टू व्हीलर को यहाँ पर भी मिस है, टू व्हीलर वाला लिमिटेशन यहाँ पे नहीं लाया गया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि टू व्हीलर को अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जबकि BS3 जो है स्टार्ट हो गया है। तो BS3 में नया क्या हुआ, ये जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है इसको इस बार इंट्रोड्यूस किया गया पेट्रोल और डीजल के लिए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में डीजल अभी भी मिसिंग है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखा जा सकता है, और जनरली जो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं वो यहीं से पूछ देता है। ठीक है, और अगर आसान सवाल पूछना है तब तो सीधा सीधा पूछ लेगा यार कि भारत स्टेज किससे इंस्पायर्ड है, कौन से सन में लाया गया, कब इसको नेशन वाइड लाया गया, यही सब चीजें पूछ लेगा। और थोड़ा सा लेवल आगे जाएगा तो वो ये बेसिक चीजें भी, बेसिक क्या, थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो कि ट्रिकी चीजें भी पूछ सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कितना आप उसको याद रख सकते हो, कितना वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि BS3 में जो नया चीज होता है वो जनरली पूछता है एग्जाम में। किसी भी स्टेज में अगर जाओगे आगे तो नया और पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको पूछता है। अगर हम बात करें BS स्टेज 4 की, अगर हम बात करें तो इसको 2017 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था BS4 को। मतलब कि जनरली जो है 2010 में इसको लाया गया था, लेकिन 2017 इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेशन वाइड जो है 2017 में हुआ था कंप्लीटली। ठीक है, 2017 तक आते आते, और उसके बाद में BS5 को स्किप करके सीधा सीधा BS6 लाया गया था 2017 में ही, है ना। तो ये 2017 में लाया गया नहीं है, 2010 में लाया गया, 2017 तक ये चला। इसमें पेट्रोल से चलने वाली यात्री वाहनों में 1.0 ग्राम पर किलोमीटर के कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन। अब देखो यार, ये सब डिटेल में पढ़ने से बेहतर है कि आप चार्ट को याद रखो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 ग्राम पर किलोमीटर, तो आप बोल सकते हो कि BS4 में इसके पहले जितने भी स्टैंडर्ड थे उससे सबसे मिनिमम जो लेवल है या लिमिट है वो कब हुआ, BS4 में जो है गया है ना। टू व्हीलर के लिए भी 1.97 कर दिया गया, और यहां पर जो है लाइट जो ड्यूटी व्हीकल्स है डीजल वाले के लिए, इसके लिए बहुत कम किया गया है, 0.5 तक ये आ गया था, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके लिए इस बार पहली बार नाइट्रोजन ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस किया गया टू व्हीलर के लिए, लेकिन इस बार BS4 में जो है ये दोनों मिसिंग है, पीएम पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अलग कर दिया गया, और दोनों के लिए सेपरेट वैल्यूज लाए गए, हाइड्रोकार्बन के लिए अलग, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए अलग, ग्राम पर किलोमीटर में इसको अलग कर दिया गया। जो एक साथ आता था उसको जो है इस बार हटा दिया गया, लेकिन बाकी चीजें वैसा ही है। टू व्हीलर में इंट्रोड्यूस किया गया नया चीज जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए लाया गया, और अभी भी बाकी चीजें वैसा का वैसा ही है, बस लिमिट जो है चेंज हुआ है यहाँ पर। चलो अब हम बात करते हैं कि BS5 को जो है स्किप किया गया और सीधा सीधा इंट्रोड्यूस किया गया BS6 को, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि BS5 है या नहीं है, उसको स्किप किया गया नहीं किया गया।
सीधे 4 के बाद में कौन सा जो है भारत स्टेज आया, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि BS5 को स्किप किया गया था। यह वर्तमान में सबसे लेटेस्ट स्टेज है और सभी गाड़ियों में उत्सर्जन स्तर के लिए भारत स्टेज 6 जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान में, ठीक है। इसे अप्रैल 2020 में लाया गया था और वैसी गाड़ियां जो इस स्तर में नीचे हैं उन्हें अपडेट करने की सलाह दी गई थी। तो एक चीज को ध्यान रखना है कि इसको 2017 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, इनफैक्ट 2018 आते आते तक इसको दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इसको 2020 तक पूरे देश में लागू किया गया था। तो ये खास बात है, 2018 में दिल्ली के कुछ इलाकों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 में, फिर 2018 तक दिल्ली के पूरे इलाकों में कर दिया गया था और फाइनली 2019 आते आते एनसीआर के शहरों में इसको लागू किया गया और 2020 अप्रैल में जो है इसको पूरे देश में नेशन वाइड इसको अपडेट किया गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आज के डेट में जितने भी वाहन है, जितने भी व्हीकल्स है, वो किस स्टेज को फॉलो करता है, BS6 को फॉलो करता है। अब ये बहुत जरूरी है कि इसके हर एक डेटा को आप याद रख लो किसी भी हाल में। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 है, पेट्रोल के लिए, टू व्हीलर के लिए 1 है और डीजल व्हीकल्स, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए 0.5 है। तो ये बहुत आसान है याद रखना, 1, 1.5, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत लिमिटेड है, आज तक का सबसे लिमिटेड, मतलब कि अभी तक का स्टेज में सबसे नीचे वाला लिमिट है 0.1, 0.1। डीजल के लिए जो है हाइड्रोकार्बन को जो है एक साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 0.06, 0.06, 0.08। पीएम पार्टिकल्स को तीनों स्टेज में, तीनों मतलब कि व्हीकल कंडीशन में इसको लाया गया है, पेट्रोल के लिए भी, टू व्हीलर के मामले में भी और डीजल के मामले में भी, 0.00545, 0.0045, 0.0045। बहुत आसान है, तीनों को याद रखना, एक ही डेटा है जो कि तीनों को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड को चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन ये जो 3 सेक्शन है, इनफैक्ट चारों सेक्शन, इसको जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है भारत स्टेज 6 के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, है ना। 2016 में सरकार ने BS5 को लागू न कर BS4 के बाद सीधे BS6 को लागू करने की घोषणा की थी। ये कब की बात है, 2016 में एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ था, लागू नहीं किया था, अनाउंसमेंट किया था कि अब BS4 के बाद सीधा सीधा हम BS5 जो है लागू, सॉरी BS5 लागू नहीं करेंगे, सीधा B6 जो है BS6 से लागू करेंगे। मानकों में और सुधार करते हुए BS6 मानक लागू किए गए, जिसमें पेट्रोल वाहन से अधिकतम नाइट्रोजन ऑक्साइड 60 mg, अब mg का मतलब 0 पॉइंट वाला है ना, ठीक है। तो 60 mg 0.0060 जो है ग्राम पर किलोमीटर हो सकता है। लेकिन हाँ यार, एक तरीका ये भी होता है, mg में सीधा सीधा 60 mg बोल सकते हो, और जो मानक वाहन है उनके लिए 80 mg पर किलोमीटर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। तो ये जो है आपका अलग अलग लागू किए गए, लेकिन मेरे ख्याल से बार बार अलग अलग डेटा देखोगे तो कंफ्यूज होगे, उससे अच्छा ये है कि आप ये चार्ट ही याद रखो, यही ठीक है। तो देख सकते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 0.06 ग्राम बोलो या फिर 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर बोलो, एक ही बात है ये, है ना। तीनों के लिए 60 mg पर किलोग्राम इसमें रखा गया। लेकिन डीजल के लिए आप देखोगे तो क्या है, ये 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर जो है रखा गया है, ठीक है। 80 मिलीग्राम और ये 60 मिलीग्राम। ठीक है, पेट्रोल वाहनों के लिए पर्टिकुलेट जो मैटर है उसकी सीमा 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर किया गया। तो यहां पर देख सकते हो 0.0045 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 4.5 mg। तो देख सकते हो, आप चाहो तो इसको mg में याद रख सकते हो, आपके ऊपर है। यहां पर जो है 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर, तो ये सेम है तीनों के लिए। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन के लिए बात करें तो 1 mg पर किलोग्राम, और इसको mg में नहीं, इसको ग्राम में ही करना है, 1 ग्राम जो है पर किलोमीटर। इसको आप डीजल के लिए 5 mg पर किलोमीटर याद रख सकते हो। कुछ चीजें जो है ध्यान रखना है, जैसे कि यहां पर है 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 मानक वाली गाड़ियां मार्केट में उपलब्ध होगी। अब जो है, जो भी गाड़ियां बनेंगी, नई गाड़ियां,
और BS6 मानक वाली गाड़ियां मार्केट में उपलब्ध होगी। परंतु जो लोग पहले से ही BS4 गाड़ियां चला रहे हैं उन्हें हटाया या बंद नहीं किया जाएगा, सिर्फ नए वाहन ही BS6 इंजन के साथ आएगी। तो ये खास बात है, ऐसा नहीं कि सारे वाहन जो है हटाया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उससे क्या लाभ होगा BS6 से। तो पहला चीज यहाँ पे है, वाहनों द्वारा निकलने वाली धुएं से होने वाली प्रदूषण की बात करें तो पेट्रोल वाहनों की अपेक्षा डीजल वाहन प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि डीजल से जो है एमिशन ज्यादा होता है। तो BS6 लागू होने के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के मध्य नाम मात्र का अंतर होगा। रीजन क्या है, वहां पर जो है आपका 1 ग्राम/किलोमीटर था पेट्रोल के केस में, और वही जस्ट हाफ कर दिया गया है इमिशन लेवल को, किसके लिए, डीजल इंजन के लिए, जो कि 0.5 ग्राम है ना। तो सिंपल सी बात है कि अब जो अंतर होगा दोनों के बीच में वो कम अंतर होगा, बहुत ही लिमिटेड अंतर होगा, बहुत ही नॉमिनल अंतर होगा। इससे डीजल वाहनों से 68% और पेट्रोल वाहनों से 25% उत्सर्जन जो है कम हो जाएगा। ठीक है, इस आंकड़े के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि BS6 ईंधन से सल्फर की मात्रा BS4 से 5 गुना तक कम हो जाएगी। तो पहले जो है एक तरह से बोल सकते हो कि जो फ्यूल में सल्फर जो यूज किया जाता था या उसके जो PPM यूज किया जाता था, वो अब 4 से 5 जो टाइम्स है वो कम यूज होगा फ्यूल में। ठीक है, तो इस वजह से जो है अब ये बोल सकते हो कि उत्सर्जन जो है वो कम होगा, ताकि पॉल्यूशन जो है कम हो दोनों के केस में। तो अब जो है डीजल और वाहन में उतना अंतर नहीं रहेगा। यही खास बात है कि एक टाइम था जब देखोगे कि 25 रुपए पर किलो लीटर था, सॉरी पर लीटर अमाउंट था डीजल का, तो जनरली जो है 50 रुपया 60 रुपए के आसपास 1 लीटर पेट्रोल का होता था। आज के डेट में आप देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है वो। ठीक है, तो उसका रीजन भी यही है कहीं ना कहीं, ये स्टैंडर्ड की वजह से। BS6 गाड़ियां होंगी महंगी, क्या ऐसा होगा कि गाड़ियां महंगी होगी? तो जाहिर सी बात है, BS6 मानक की गाड़ियों में कीमत में भी वृद्धि होगी। 2 से 2.5 लाख रुपए तक का उस टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया था अचानक से, जो कि BS4 और BS6 से कंपेयर करोगे तो। हालांकि इसमें इन्फ्लेशन रेट वगैरह दुनियादारी सब चीजें भी, उसमें टैक्स वैक्स भी जुड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ कोर रूप से अगर देखा जाए तो BS4 की गाड़ी और BS6 के गाड़ी के बीच में एक काफी अंतर था, उसके वैल्यूएशन को लेकर के, उसके प्राइस को लेकर के, जो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में एक औसतन जो है कीमत में इंक्रीमेंट हुआ था। क्योंकि BS6 अनुरूप नया इंजन और इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग बदलना आवश्यक था, जिससे वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। इसके साथ ही BS6 से गाड़ियों की इंजन की क्षमता में भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज होगी, जिसके कारण कंपनी को वाहनों के मूल्य बढ़ाने हेतु विवश होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उसका कार्बोरेटर चेंज होगा, उसके फ्यूल का जो सल्फर लेवल है उसको कम करने के लिए जो है उसमें काम होगा। फिर उसके बाद में उसके जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह है वो अलग होगा, उसका जो इंजन है वो बिल्कुल अलग होगा। तो जिसकी वजह से जो है इंक्रीमेंट होना लाजमी था और हुआ है। अनुमानतः BS6 वाहन गाड़ियां 15% तक, 15% तक जो है महंगी होंगी या हुई हैं। आज के डेट में हम देखें तो हुई हैं। ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा ही महंगा हुआ है। कई जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो है BS4 और BS6 के गाड़ियों के बीच में लगभग 25%, 20% के आसपास जो है ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। इसके अलावा BS6 अनुपालक डीजल मौजूदा ईंधन की तुलना में महंगा होगा। अब देखो, जो भी 2020 के बाद में आप जो भी फ्यूल के इंक्रीमेंट या उसके प्राइस जो वो हुआ है, हाइक हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये BS6 के जो वो है वो भी उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो और इसका एक चीज और है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच अंतर केवल कुछ रुपए तक कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो इतना बड़ा डिफरेंस था, लगभग 1.5 गुना या डबल का डिफरेंस था पहले डीजल और पेट्रोल के बीच में, अब वो बहुत कम हो गया है। तो वो डिफरेंस भी कम हुआ है, जिसका एक रोल जो है BS6 भी प्ले करता है। इसमें डीजल कारों की लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। हालांकि विभिन्न कार निर्माता इसका समाधान ढूंढने में व्यस्त हैं। निकट भविष्य में चीजें काफी हद तक स्पष्ट हो जानी चाहिए, और ये हुआ है यार। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो डीजल जो कार हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ा है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, अब जो है इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि डीजल का रेट उतना ही है जितना कि अब पेट्रोल का है, ज्यादा फर्क नहीं है। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज है कि डीजल जो है ज्यादा एमिशन करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सोच में बदलने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में जो है एक इफेक्ट आया है इसकी वजह से।
माइलेज अधिक मिलेगा क्या, एक ये क्वेश्चन है। तो मोर माइलेज के लिए BS6 मानक निर्मित इंजन से नए वाहनों के माइलेज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात नई गाड़ियां माइलेज अधिक देंगी। तो ये अपने आप में जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सबसे खास बात यह है कि कोई वाहन कंपनी माइलेज को लेकर के झूठा दावा भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि नियम लागू होने पर कंपनियों को इसका पालन करना होगा, है ना। तो ज्यादातर गाड़ियां क्या है ना, इसके पहले स्टैंडर्ड 4 में जो है या स्टेज 4 में ज्यादातर कंपनी जो है माइलेज को लेकर के एक फेक डेटा जो है प्रोवाइड करती थी। और कहीं ना कहीं माइलेज हमेशा से ही फेक रहा है। कहीं वो रोड के कंडीशन पे, ट्रैफिक को लेकर के, आपके फ्यूल के कंडीशन को लेकर के बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है माइलेज जो है। जिस प्रकार भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए BS6 इंजन वाले वाहन काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। चलो, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको भारत स्टेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते। बस आपको वो जो डेटा चार्ट है वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी चीजें हैं, और स्पेशली फर्स्ट के मामले में और लास्ट के मामले में। तो चलो, अभी के लिए इतना ही।